नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में प्रस्तावित चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं शुरू हो पाई और 1 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आखिर क्यों विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है आज। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आइए नजर डालें अभी तक की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से दूर भागने का लगाया आरोप। कहा चर्चा से पहले विपक्ष की शर्त पूरी तरह गलत। पी चिदंबरम के विवादित बयान पर भड़की भाजपा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा पाकिस्तान की भाषा न बोले कांग्रेस। पाकिस्तान को क्लीन चिट देने पर उठाए सवाल। नारी शक्ति के अपमान पर संसद भवन के बाहर एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी के आपत्तिजनक बयान पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर उठे सवाल। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा। मैंने आपसे पूर्व आग्रह किया है, फिर आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभी दल के नेता के साथ मेरी वार्ता हुई थी और सभी दल के नेताओं ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। और मैंने सहमति दी थी, सरकार ने सहमति दी थी। अब फिर आग्रह कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दें। जो सारे विषय हैं उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में बताने से चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा हो, आपकी क्षमता उन्हें बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष ने यही कहा कि नियम कानून से सदन चलेगा। सदन में 16 घंटे की चर्चा प्रस्तावित थी। सोमवार के दिन से 28 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। ये सभी दलों की मांग थी। सर्वदलीय बैठक गया था लोकसभा अध्यक्ष से मिलने, उन्होंने ये मांग की थी। इस मांग को स्वीकारा था लोकसभा अध्यक्ष ने। उसी सवाल को लोकसभा अध्यक्ष ने एक बार फिर उठाया कि जब ये प्रस्तावित चर्चा 28 जुलाई के लिए तय थी तो फिर आज किसी और मसले पर चर्चा नहीं हो सकती। ये तरीका नहीं है सदन को चलाने का। सदन नियम कानूनों से चलता है। उनका कहना है कि बीएसी में ये मांग देनी होगी कि कौन से विषय पे आप चर्चा चाहते हैं, उसके बाद ये चर्चा प्रस्तावित होगी, तय होगी। पहले से ही जो प्रस्तावित चर्चा है उसको रद्द करके किसी नए मसले पे नहीं बात की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्ती से एक बार फिर विपक्षी सांसदों को कहा। उन्होंने बाकायदा अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, उनका नाम लेते हुए ये कहा कि आपको अपने सांसदों को ये बता के भेजना चाहिए कि संसदीय प्रक्रिया, नियम कानून क्या है। आप तमाम विपक्षी दलों के नेता पहुंचे थे सर्वदलीय बैठक में। मेरे साथ आपने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर आप चर्चा चाहते हैं। पहला हफ्ता, एक तरह से शुरुआत के 2 दिन लगातार इसी बात पे गतिरोध रहा विपक्ष का संसद के मॉनसून सत्र में कि वो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहता है विपक्ष। और अगले ही दिन यानी कि 24 तारीख को शुरू हुई संसद में 25 तारीख को ये माना गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 28 तारीख को चर्चा होगी। और उसके बाद आज जब प्रस्तावित थी चर्चा 12 बजे से, तो लगातार विपक्ष एक नए मसले को लेकर हो हंगामा कर रहा है, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का हंगामा सही नहीं है, ये नियमों के खिलाफ है, संसद नियमों से चलती है। तो यानी कि 12 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी, पहले वो स्थगित हुई, फिर 1 बजे तक सदन को स्थगित किया गया। 1 बजे एक बार फिर शुरुआत हुई सदन की कार्रवाई।
फिर वही हंगामा विपक्ष का रहा और 1 बजे अब 2 बजे तक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को स्थगित कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा क्या 2 बजे आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर बेहद अहम मसला विपक्ष के लिहाज से, क्योंकि विपक्ष ने सरकार से कई ऐसे सवाल पूछे ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कार्रवाई को लेकर। विपक्ष का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हमें तमाम सवालों के जवाब चाहिए, जिसमें यह तय करना है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर अगर अभी खत्म नहीं हुआ है तो उसके क्या मायने हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सीज फायर हुआ उसकी एक तरह से पहल किसने की, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लगातार कहना है कि सीज फायर की पहल उनकी तरफ से है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिन्हें लेकर विपक्ष लगातार सरकार को अप्रैल से लेकर घेर रहा था और अब ये मॉनसून सत्र एक ऐसा मौका था जहां सरकार से सवाल विपक्ष पूछ सकता था और इसीलिए इस चर्चा को प्रस्तावित किया गया। 28 तारीख को 12 बजे 16 घंटे की चर्चा प्रस्तावित है। उसके बावजूद विपक्ष के हंगामे का क्या मतलब है? नीरज हमारे साथ लोकसभा से जुड़ गए हैं। नीरज, इस हंगामे का क्या मतलब है? विपक्ष क्या चाहता है? देखिए ऋतु जी, इस हंगामे का मकसद सिर्फ यही है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, क्योंकि विपक्ष आपने देखा होगा कि पहले लगातार इस बात का प्रदर्शन करता रहा संसद भवन परिसर में और कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए, ऑपरेशन सिंदूर पर जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएं। जब सरकार ने तय कर दिया कि ऑपरेशन जो सिंदूर है उस पर 16 घंटे की चर्चा लोकसभा में होगी, 16 घंटे की चर्चा राज्यसभा में होगी और आज 12 बजे से वो चर्चा शुरू होने वाली थी, लेकिन विपक्ष ने अचानक से एसआईआर का जो मुद्दा है फिर उठा दिया और विपक्ष का ये कहना है तौर से कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों का कि वो एसआईआर पर भी सरकार का जो आश्वासन है चाहते हैं कि एसआईआर पर भी जो चर्चा है वो हो। सत्ता पक्ष लगातार इस बात का जिक्र करता रहा, इस बात का आश्वासन देता रहा कि तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चूंकि लिस्टेड है इसलिए उस पर जो चर्चा है वो शुरू होनी चाहिए लोकसभा में। और लोकसभा में आप देखें कि राजनाथ सिंह की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत होनी थी, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई है वो कई बार स्थगित करनी पड़ी। अभी भी 2 बजे तक जो लोकसभा है वो स्थगित है। अब 2 बजे के बाद क्या जो विपक्ष है वो चर्चा के लिए तैयार होगा, इसकी संभावना काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि आप देखें कि विपक्ष के तमाम जो लोग हैं उनसे हमने जब बात की तो ऋतु उनका ये कहना था कि वो चाहते हैं कि एसआईआर पर भी जो सरकार है वो आश्वासन दे। अब सरकार का ये कहना है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो चुनाव आयोग का मुद्दा है, चुनाव आयोग इसमें पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है और चुनाव आयोग ये तय कर रहा है कि जो एक्चुअल वोटर हैं वो ही बिहार में अपना जो मतदान है वो कर सकें। क्या विपक्ष ये चाहता है कि जो लोग मृत हैं उनका भी जो नाम है वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, जो विदेशी हैं रोहिंग्या हैं क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, या ऐसे जो लोग जो खासतौर से बिहार को छोड़कर पलायन कर गए हैं, दूसरी जगह स्थायी रूप से रह रहे हैं और जो वोटर कार्ड है उन्होंने बना लिया है, क्या उन लोगों का नाम वो विपक्ष जोड़ना चाहता है या फिर उन लोगों का नाम जोड़ना चाहता है जिनके 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं? तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो नहीं चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण जो मसला है, महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर चर्चा कराए, क्योंकि आपने देखा है कि सरकार का ये कहना है कि तमाम एक एक सिलसिलेवार तरीके से जो जवाब है वो सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर देगी कि किस तरीके से आतंकवादियों को नष्ट किया गया, किस तरीके से जो हमारी सेना है उन्होंने कार्रवाई की। और जहाँ तक सीज फायर का सवाल है ऋतु जी, मैं आपको बता दूं कि पहले ही जो सरकार है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है लिखित जवाब में कि सीज फायर का अनुरोध पाकिस्तान की तरफ से भारत आया था, पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत ये जवाब ये अनुरोध किया गया था और उसके बाद ही जो सीज फायर है वो भारत की तरफ से किया गया था। तो किसी विदेशी हस्तक्षेप से सीज फायर नहीं हुआ था, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है अपने लिखित जवाब में। लेकिन अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगता है कि जो विपक्ष है वो नए तरह का जो हंगामा है वो खड़ा करना चाहती है। जो हमारी सूत्रों के अनुसार से जो जानकारी मिली है, क्योंकि जो विपक्ष के 2 खेमे हैं, अगर हम आरजेडी की बात करें और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की बात करें, तो वो नहीं चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो, वो चाहते हैं कि एसआईआर के मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा भुनाया जाए ताकि अपने पक्ष में जो उनके जो वोटर हैं उनको लामबंद किया जाए, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं
और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, उसमें भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस कहीं अलग थलग ना हो जाए, मुझे लगता है इसी कारण उन्होंने एसआईआर का जो मुद्दा है वो फिर दोबारा से उठाया है और लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं और इस बात की जो मांग है और प्रदर्शन कर रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर भी सरकार आश्वासन दे चर्चा कराने के लिए। ऋतु जी। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ मेजर जनरल सेवानिवृत्त संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। संजय सोई साहब, हालांकि ये पार्लियामेंट और अंदर एक राजनीतिक गतिविधि है, लेकिन आज चर्चा होनी थी ऑपरेशन सिंदूर पर। विपक्ष एक तरह से पिछले 1.5 महीने से कई बड़े सवाल लेकर कई मोर्चों पे सरकार के सामने चुनौती देता दिखाई दे रहा था। जब सरकार ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और ये तय हो गया कि 28 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के भीतर एक लंबी चर्चा होगी जिसमें तमाम विपक्षी सांसद अपनी बात को रखेंगे, जो सवाल हैं वो रखेंगे और सरकार उसके जवाब देगी, ये विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा मौका है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों विपक्ष इससे बच रहा है? ऑपरेशन सिंदूर पे तमाम ऐसे सवाल पूछे जिसमें शामिल था कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर दिया गया है तो इसको क्या माना जाए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं रहा इसलिए स्थगित कर दिया गया है, उसकी सफलता को लेकर कई बड़े सवाल किए जा रहे हैं, मध्यस्थता को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष अब आज जब चर्चा होनी थी और कई ऐसे सवाल थे, तो शायद जो आम जन के बीच में भी होंगे वो सवाल, उन सवालों के जवाब से विपक्ष भाग रहा है। एक रक्षा विशेषज्ञ की हैसियत में आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप सोचते हैं? बिल्कुल ऋतु जी, ऐसा है कि एक सैनिक होने के नाते सबसे पहले और एक भारतीय होने के नाते मुझे बड़ा गर्व है जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। बिल्कुल फौज को खुली छूट दी गई थी। जिस प्रकार से कहा गया था आपने जब जहां लड़ाई लड़नी है, जैसे लड़ाई लड़नी है, जहां हमला करना है, जो करना है, एक तरह से खुली छूट थी, जो कि बहुत कम सरकार दुनिया में कई इस प्रकार की छूट देती है। यही कारण था कि इतनी सफलता मिली और हर तरह से चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, सेना का फ्रंट हो या पूरा देश साथ में जुड़ गया था, जिसको कहते हैं एक देशवासी की भारतीय इस ऑपरेशन में जुड़ा हुआ था। और सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों को इसके सभी पहलुओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी है। चलिए वो भी बात सही है, फिर भी विपक्ष कह रहा है कि हमने बातचीत करनी है, मुद्दे उठाने, तो 16 घंटे समय कम नहीं होता है। उसका 16 घंटे समय में जब डिस्कशन शुरू होता है तो आप मुद्दे को कहीं और ले जाते हैं। मतलब ये तो मैं हैरान हूँ। देखिए, मैं एक वेटरन हूँ, रिटायर्ड हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो बात कीजिए सीधी सीधी बात कीजिए, जो सीधी बात है आपने इस बात के लिए दिया, आज समय दिया, आज हम मुद्दे को कहीं और ले जा रहे हैं। आप क्यों हट रहे हैं, क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्या आपके जो पहले बयान दिया ऑपरेशन सिंदूर पर वो आज निकल के आएंगे कि किस प्रकार से? अब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कुछ लोग डर रहे थे कि भैया ये क्या कर रहे हो, सिंदूर नदी का पानी क्यों रोका जा रहा है? कोई सवाल उठा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक मिसाइल क्यों फायर कर रहे हैं हम लोग? तो इस तरह के सवाल जब शायद निकल के आते, आज उनका भेद खुलता, शायद वो डर रहे हैं आज बात से। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऐतिहासिक कदम रहा है, एक ऐसा ऐतिहासिक भारत ने कड़ा कदम उठाया था जो आतंकवादियों को मैसेज था, आतंकवादियों के आकाओं को मैसेज था और पूरी दुनिया को मैसेज था कि जो भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है वो खाली बातें ही नहीं करता, हम एक्शन करना भी जानते हैं, हम कार्रवाई करना भी जानते हैं और जहां पे भी आतंकवादी छुपा होगा उसको वहां घुसकर मारने की भी क्षमता रखते हैं। ये खाली हमारी बयानबाजी नहीं है। मेजर जनरल सोई, ऑपरेशन सिंदूर महज एक सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत का आतंकवाद के खिलाफ अपना एक तरह से दशकों पुराना जो रुख था उसको बदलते हुए ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी घटनाओं पर उन आतंकियों को उनके देश में घुस के मारने का जो एक तरह से एक प्रण लिया और अपनी पूरे उस एक्शन को बदला भारत ने, जो आतंकवाद के खिलाफ अभी तक भारत के जो तमाम एक्शंस अतीत में देखे गए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ कोई राजनीतिक मुद्दा भर नहीं हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को उन 26 पर्यटकों को जिनकी जान गई, ऑपरेशन सिंदूर पे अगर चर्चा होनी थी तो उन 26 लोगों के परिवार वाले भी इस चर्चा को बैठ के सुनना चाहते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई मसला भर नहीं हो सकता है। क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम घटना को लेकर असंवेदनशील दिखाई देती हैं इस तरह का हंगामा करते हुए और चर्चा को आगे न बढ़ाते हुए? नहीं, बिल्कुल ऋतु जी, इस समय मैं अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ भी हमारे भारतीय मूल के लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है और जैसा कह रही, बिल्कुल ठीक बात कह रही है। ये जो हमारे पहलगाम के
जो मारे गए थे, घायल हुए थे, उनके परिवार वाले, इसके अलावा पूरे भारत को एक तरह से चोट पहुंची थी कि भारत के, जब किसी भी भारत के नागरिक की जान जाती है तो एक भारतवासी की जान जाती है, जिसमें मैंने ये देखा कि सरकार का रुख बिल्कुल कड़ा रहा है। चाहे जब भी किसी भी एक भारतीय का खून बहता है तो उसकी कीमत जो दूसरा पक्ष है उसके लिए काफी भारी पड़ती है। तो ये बात देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि शायद ये चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल आज सरकार ने समय दिया, निश्चित किया, एक पूरा मौका दे रहे हैं। क्या आइए भैया पूछिए, क्या पूछना है आपको, क्या बात करना चाहते हैं, ताकि, क्योंकि सरकार ने, मैं मानता हूँ कि एक बार नहीं अनेकों बार पूरे सवाल सब चीजें साफ साफ की बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी थी ऑपरेशन में। देखिए डेली ब्रीफिंग होती थी, सुबह शाम वहां पर हमारे सेना के, मिनिस्ट्री के सभी लोग वहां पे आके पूरी बात साफ रखते कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हर बात, यही बात दुनिया ने समझी, यही बात जानी कि आज जो भारत कह रहा है वो सच कह रहा है, खुल के कह रहा है, और इसमें कोई उसके अलावा जो पाकिस्तान झूठे मूठे बयान देता था वो बातें भी धीरे धीरे सब क्लियर होगी सारी दुनिया को। तो आज ये बड़ा जरूरी था कि, क्योंकि ये मुद्दा देश का है, किसी पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा आज भारत की साख का है, ये मुद्दा भारत के आतंक के खिलाफ लड़ाई का है, ये मुद्दा आज भारत जो दुनिया में अपनी स्टैंडिंग बनाई है, अपना जो एक कद बनाया हुआ है उसका मुद्दा है। ऐसे में मेरे ख्याल से कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टियों को पार्टीबाजी से ऊपर उठ के सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए, और हम ये सोचें कि इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, आगे ऑपरेशन सिंदूर को आगे कैसे लड़े, आगे बढ़ाएं, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कैसे लड़े, इस बात पर मुद्दा बहस होनी चाहिए, ना कि मुद्दे को भटकाया जाए। बिल्कुल मेजर जनरल सोई, नीरज आप ही से जानना चाहेंगे कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद से कहले एक हफ्ते के बाद से लगातार विपक्ष कई बड़े बड़े सवाल लेकर आ रहा है, और हम जानते हैं मानसून सत्र की शुरुआत से ही, पहले ही दिन से जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने कई बड़े सवाल रखे सरकार के सामने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, अपनी तमाम संदेहों को दिखाते हुए, सरकार की मंशा पे सवाल उठाते हुए, सीज फायर को लेकर कई सवाल उठाए हैं। ऐसे में जब आज चर्चा का दिन था, तो अगर विपक्ष इस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता है या गतिरोध पैदा कर रहा है, तो ये क्या बताता है, विपक्ष के किस आचरण को बता रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसा मसला विपक्ष के लिए महज एक राजनीतिक मसला है? देखिए ऋतु जी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें या विपक्ष की बात करें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो मुझे लगता है कि कोई भी दिन नहीं बीता है 22 अप्रैल से लेकर और आज तक जब इन्होंने एक्स पर पोस्ट ना किया हो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगांव को लेकर, तमाम तरह के जो सवाल हैं वो सरकार से इन्होंने जो एक्स पोस्ट है उस पर पूछे हैं कि आखिर सीज फायर किस तरह से हुआ, गिनतियां तक गिनाई गई हैं सीज फायर को लेकर। लेकिन आज वो समय था सरकार की तरफ से जवाब देने का, सरकार की तरफ से चर्चा कराने का, कि जो विपक्ष के जो तमाम लोग हैं जो पिछले कुछ समय से लगातार सरकार से सवाल पूछना चाहते थे, उन जवाबों का वो उत्तर वो सरकार से पूछ सकते थे। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष चाहता है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराना। और हम कैसे ऋतु जी भूल सकते हैं उस नवविवाहिता बहन की तस्वीर जो अपने पति के पास बैठी हुई थी, जिसके पति को आतंकवादियों ने मार दिया था, और पूरे देश में एक तरीके से आक्रोश था कि किस तरीके से टारगेट कर आतंकवादियों ने, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और आज पूरी दुनिया और ख़ास तौर से वो लोग जो इस घटना में मारे गए थे, उनके परिजन देखना चाहते थे कि सरकार ने किस तरह से कदम उठाए, विपक्ष कौन कौन से सवाल सरकार से पूछना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी विपक्ष एक बार फिर राजनीति कर रहा है, और जिस तरीके से मैं पहले भी एक आशंका व्यक्त कर रहा था कि मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, खासतौर से आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस, वो नहीं चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए, वो चाहते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की जाए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, तो वो चाहते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करके वो वोट बैंक हासिल कर सके अपना। जी नीरज, आपने जिक्र करा कि कांग्रेस नहीं चाहती है। कांग्रेस नहीं चाहती है इसलिए कि वेस्ट बंगाल मतलब टीएमसी और आरजेडी नहीं चाहती है, या कांग्रेस के लिए खुद एक बड़ी मुसीबत? आज सुबह के बयान जो पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया है, पूर्व वित्त मंत्री, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं वो क्या होम ग्रोन टेररिस्ट हैं,
इसका अभी नहीं पता चला है और उसमें पाकिस्तान को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस तरह के जो बयान दे दिए हैं पी चिदम्बरम ने, क्या यह वजह है कि कांग्रेस अब संसद के भीतर चर्चा से भाग रही है? देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। एक तो आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस भी है, और आप देखें कि पी चिदम्बरम का जो बयान है वो भी एक मुख्य वजह हो सकती है, क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा ये तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जब मीडिया से उन्होंने बात करी कि जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, 26/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद डोजियर सौंपे गए थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जबकि कसाब को पकड़ा गया था। कसाब ने खुद कबूल किया कि वो पाकिस्तान से आया था। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने उनको दिशा निर्देश दिए थे, और मुंबई में किस तरीके से आपने देखा भी था कि 26/11 के हमले को अंजाम दिया गया और निर्दोष जो लोग हैं उनको मारा गया। उसके बाद भी केवल कड़ी निंदा कर कांग्रेस पार्टी रह गई और पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो टेप भी हमारे सामने आए थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने दिशा निर्देश दिए थे इन आतंकवादियों को, जो मुंबई में टेरर फैला रहे थे, मुंबई में दहशत फैला रहे थे। उसके बाद भी कोई जो कार्रवाई है वो नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर ये सवाल भी आज उठते जब चर्चा होती, और मुझको लगता है कि यही कारण है। एक तो आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस, और दूसरा पी चिदम्बरम का ये बयान, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, और उसको लग रहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो तमाम सवाल उठेंगे। कांग्रेस के कार्यकालों में जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया गया था, उसको लेकर कांग्रेस को टारगेट किया जा सकता है, और उसका नुकसान आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। मुझे लगता है यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने को लेकर बैकफुट पर आई है। नीरज, यही विपक्ष है जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल कर रहा था एक लंबे समय से, और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने एक तरह से संयुक्त संसदीय दल जो गया, कई देशों में 7 दल ऐसे थे जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों और सत्ता पक्षी पार्टियों के सांसद मौजूद थे, वो भी एक तरह से अपनी राय आज रखने वाले थे। वक्ताओं में उनके भी नाम हैं इस पूरी चर्चा के दौरान। क्या कांग्रेस का ये भी डर है? देखिए, बिल्कुल डर है। और आप देखें कि जिस तरीके से शशि थरूर के नेतृत्व में भी एक दल गया था, कई सारे जो देश हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने तमाम जो सबूत हैं वो पेश किए गए थे, और ये बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के अंदर प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको फैला रहा है। तमाम जो सबूतों के साथ ये प्रतिनिधि जो मंडल है अलग अलग देशों में गया था, और तमाम जो राजनयिक हैं उनसे उन्होंने बात करी थी, और ये तमाम सबूत रखे थे कि पाकिस्तान की किस तरह की भूमिका है। तो मुझको लगता है कि आज जो 7 दल अलग अलग गए थे, अगर वो अपनी बात रखते और ये बताते कि किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, भारत ने किस तरह के सबूत दिए, और आप देखें कि कितने आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक दल गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बोलने वाले वक्ताओं की जो सूची आई थी उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। अब हालांकि ये पार्टी तय करती है कि कौन उनकी तरफ से पक्ष रखेगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि सरकार के ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा था उसमें शशि थरूर का नाम था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद होने के नाते वो अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने बोलने वाले वक्ताओं की सूची में नहीं डाला। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो किस तरह का है, वो कितनी गंभीर है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर, कितनी गंभीर है सरकार के जो तमाम उत्तर हैं उनको लेकर। हालांकि राजनीति 22 अप्रैल से लगातार अभी तक हो रही है। 22 अप्रैल से कोई भी दिन नहीं गया है जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट ना की गई हो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सीज फायर को लेकर, पहलगांव को लेकर, और आपने देखा भी था कि किस तरीके की तस्वीरें भी लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोस्ट की गई। लेकिन आज जब चर्चा का दिन आया तो बैकफुट पर चलेगी। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर और उन सवालों के जवाब को लेकर जिनको लगातार पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी सरकार से पूछ रही है। जी, अब नीरज, अंत में आपसे ये भी जानना चाहेंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी का क्या कहना है इस पूरे विरोध के बीच में, और क्या सरकार 12 बजे स्थगित हुई ये चर्चा, 1 बजे स्थगित हुई चर्चा, सवाल सरकार को लेकर भी है कि विपक्षी पार्टियों के सवालों के जवाब तक ही चर्चा सीमित है, या इस चर्चा के जरिए देश को भी पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ हुआ है, किस तरह से सरकार पूरा इस पे आगे बढ़ने जा रही है, सरकार क्या चाहती है ऑपरेशन सिंदूर से, क्योंकि विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो जनता के बीच में ही कर रहा है। तो आज जनता भी जानना चाहती है एक तरह से स्टेक होल्डर के तौर पर, तो सरकार अब 2 बजे क्या तय करने जा रही है इस पे? देखिए, 2 बजे सरकार की कोशिश यही होगी कि जो पहले से तय है
ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा है वो कराई जाए। 16 घंटे का जो टाइम है वो लोकसभा में निर्धारित किया है, ताकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं और जो लोग हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर अपने सवाल सरकार के सामने रख सकें। वो सवाल जो पिछले कुछ समय से वो लगातार सरकार से पूछना चाहते हैं, और सरकार भी सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम सवालों के जवाब देगी। सरकार बताएगी कि किस तरीके से 22 अप्रैल के बाद घटनाक्रम किस तरीके से चेंज हुआ। पाकिस्तान को पहले समय दिया गया है कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करे जिन आतंकवादियों ने पहलगांव जैसी जो घटना है उसको अंजाम दिया है, लेकिन लगातार इंतजार के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद आपने देखा होगा उन दृश्यों को भी कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की और सेनाओं को ये स्पष्ट दिशा निर्देश दिया कि वो समय तय करेंगे, लक्ष्य तय करेंगे, किस तरह से जो कार्रवाई है वो करनी है वो सेना तय करेगी। और आप देखें कि संयमित रूप से जो कार्रवाई है वो की गई और 9 ठिकाने आतंकवादियों के पाकिस्तान में जो स्थित थे, जो बेस कैंप थे जहां से फिदाइन अटैक के लिए लोगों को तैयार किया जाता था, जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन कैंपों को नष्ट किया गया। तो ये तमाम सवाल थे और ये तमाम सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए थे उनके सिलसिलेवार तरीके से सरकार जवाब देती, और सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, और अगर पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत दोबारा से भारत के अंदर की तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसी तरीके से जो जवाब है वो दिया जाएगा। तो ये तमाम जो तथ्य हैं वो सरकार सदन में रखती, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा गंभीर दिखाई नहीं देती ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और उसकी चर्चा को लेकर। उसके बाद ही लगातार SIR के मुद्दे पर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सरकार अब ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से उन्होंने मंजूरी दी है चर्चा के लिए, अब SIR के मुद्दे पर भी चर्चा के लिए सरकार मंजूरी दे। लेकिन कांग्रेस को समझना होगा कि SIR का मुद्दा चुनाव आयोग का मुद्दा है, कोई सरकार का मुद्दा नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग के मुद्दे पर यहाँ पर कौन मंत्री जो विपक्ष के सवालों के जवाब देगा, तो ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। जी नीरज, देखना दिलचस्प होगा क्योंकि SIR को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो नहीं है। उस सुनवाई में क्या आता है, SIR पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, चुनाव आयोग क्योंकि कल कह चुका है कि 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से अभी तक 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा कर चुके हैं। विस्तार से चुनाव आयोग ने बताया अभी तक की प्रक्रिया में क्या कुछ रहा है, देखना दिलचस्प। जी नीरज, क्या कहना चाहते हैं? मैं ऋतु जी एक चीज और जोड़ना चाहता था कि विपक्ष SIR के मुद्दे पर जिस तरीके का हंगामा कर रहा है, विपक्ष को यह समझना होगा कि जिन लोगों के नाम अगर लिस्ट से हट जाते हैं तो उनके पास मौका होगा, उनके पास 1 महीने का मौका होगा कि वो चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं। उन तमाम जो तथ्य सबूत हैं और जो कागजात हैं उनके सामने रखकर अपना जो नाम है वो वोटर ID का उसमें वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। लेकिन विपक्ष फाइनल लिस्ट के आने से पहले जिस तरह का हंगामा कर रहा है वो समझ से परे है। ऋतु जी। जी हाँ, बिल्कुल। SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मसले को उठा रही हैं, लेकिन एक ऐसे दिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर एक लंबी चर्चा होनी थी और इसकी मांग लगातार विपक्ष की तमाम पार्टियां कर रही थी, सरकार उस पर तैयार हुई। जब आज उस पर चर्चा होनी थी 12 बजे से, तो विपक्ष एक साथ SIR के मुद्दे को लेकर लगातार लोकसभा में गतिरोध पैदा कर रही है। पहले 12 बजे लोकसभा अध्यक्ष को सदन को स्थगित करना पड़ा, फिर 1 बजे एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है लोकसभा। देखना दिलचस्प होगा क्या 2 बजे अब ऑपरेशन सिंदूर पर यह चर्चा आगे बढ़ेगी। सरकार की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है इतने संवेदनशील मसले पर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, आपका भी, मेजर जनरल सोई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए TG न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के विवादित बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल पर भाजपा हमलावर है। मामले में भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि एक बार फिर कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए दौड़ पड़ी है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसा क्यों है कि जब भी हमारी सेनाएं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करती हैं तो कांग्रेस के नेता भारत के विपक्ष की बजाय इस्लामाबाद के बचाव पक्ष के वकील ज्यादा लगते हैं। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा दुश्मन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया और लिखा कि जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की तो लंका जल गई। जब पाकिस्तान ने भारत द्वारा खींची गई लाल रेखा पार की तो पाकिस्तान को आग का सामना करना पड़ा। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूं ऑपरेशन सिंदूर। माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर। सिंदूर वीर हनुमान बजरंग समर्पित सिंदूर। सिंदूर माँ बहन बेटी का श्रृंगार है, वीरांगनाओं के तप की ललकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तब भी उन्होंने भगवा आतंकवाद की बात उठाकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया था और आज भी वो ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि बतौर पूर्व गृह मंत्री इस तरह के बयान पाकिस्तान को बल देने वाले हैं। पहले से ही कांग्रेस पार्टी का और पी चिदम्बरम व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर, इन्होंने ही सैफरन टेररिज्म का जो बात उठा के पाकिस्तान को उस टाइम भी क्लीन चिट देने का काम किया था। यही चिदम्बरम, यही यूपीए के सरकार अभी जो इंडी गठबंधन अपने आप को इंडी गठबंधन बुलवाता है, सेम पीपल जब वो स्वयं भी पावर में थे तब भी ये बोलते थे कि पाकिस्तान के हाथ नहीं है। अभी तो हमने पूरा प्रूफ देके फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयान देने से एक तरह के पाकिस्तान को जो वादा, पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है, पाकिस्तान का जो स्टैंड है, उसको बल मिलेगा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल अधिकृत कांग्रेस पाकिस्तान की पैरवी करते हैं। कांग्रेस पाकिस्तान के सामने नतमस्तक दिखाई देती है। एक वीडियो सामने आता है, एक इंटरव्यू सामने आता है जहां राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की पैरवी करती नजर आती है। एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान के पक्ष और उनकी दलीलें देते नजर आते हैं और स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कोई मौका कांग्रेस नहीं चूकती कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ कैसे दिखे। आज भी कांग्रेस पाकिस्तान के आगे नतमस्तक दिखती है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ दिखता है और बचाव कार्य के लिए कांग्रेस पहले ही उतर आई है। जितनी दलील पाकिस्तान नहीं दे पाया उतनी कांग्रेस देने के लिए तैयार खड़ी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल पर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सेना का अपमान और पाकिस्तान को भाईजान बोलना ही कांग्रेस पार्टी की पहचान बन गई है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहती है। फिर से एक बार कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। जिस कांग्रेस पार्टी ने 26/11 से लेकर पुलवामा समझौता सब पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, अब पहलगाम पर भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए पी चिदम्बरम फॉर्मर होम मिनिस्टर सामने आए हैं। जी हां, वो कहते हैं
कि क्यों आप अज्यूम करते हो कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए? क्या एविडेंस है इस बात का? हो सकता है ये होम ग्रोन टेररिस्ट हो, मतलब कि भारत पर दोष डाल रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये पुलवामा में भी यही थियरी दी थी रणदीप सुरजेवाला ने, होम ग्रोन टेररिस्ट। 26/11 में तो हिंदुत्व को दोष दे दिया था, और पहलगाम हुआ तो एक दिन के भीतर रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदुत्व को दोष दे दिया। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, वो भी तब जब पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के विषय पर चर्चा होने वाली। इसके पीछे एक ही मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को क्लीन चिट मिले और हिंदुओं पर ही दोष डाला जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के विवादित बयान पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि कई बार जब राजनीतिक अप्रासंगिकता हावी होती है तो कुछ विरोधाभासी और विवादास्पद बयान दिए जाते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि पी चिदम्बरम भी इसी कड़ी में शामिल है। कई बार राजनीतिक अप्रासंगिकता जब स्थापित होती है तो कुछ विरोधाभास के बयान, कुछ विवादास्पद बयान दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि चिदम्बरम साहब उसी कड़ी में प्रवेश कर गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जीत के बारे में पूरा दुनिया जानता है, और बड़ी जीत, पाकिस्तान का शिकस्त, और अब पार्लियामेंट में उसका बहस होना है, विमर्श होना है। कुछ प्रतिपक्ष के लोग सवाल उठाना चाहेंगे, लेकिन देश की जनता उन सवालों का उत्तर सरकार से पा चुकी है और सरकार की जीत के साथ खड़ी है। और संसद भवन परिसर में आज एक तरफ एनडीए सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के सांसदों ने भी बिहार वोटर लिस्ट मामले में आवाज उठाई। दरअसल एक टेलीविजन बहस के दौरान ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन AIIA के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस पर उनके पति और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की ओर से कोई बयान नहीं आया और न ही निंदा की गई। इसी को मुद्दा बनाते हुए एनडीए ने इस मुद्दे को नारी शक्ति के अपमान से जोड़ा है और अखिलेश से पूछा है कि वो खामोश क्यों हैं। वहीं दूसरी तस्वीर, इंडी गठबंधन आज फिर बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हंगामा करती नजर आई। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में और IIT खड़गपुर में छात्रों की आत्महत्या से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा यूनिवर्सिटी के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस केस में यूनिवर्सिटी ने खुद पुलिस में FIR क्यों नहीं दर्ज कराई, पिता को FIR क्यों दर्ज करानी पड़ी। क्या ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो FIR दर्ज कराते। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इससे उन लोगों का पक्ष प्रभावित होगा जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने IIT खड़गपुर में लगातार हो रही छात्रों की आत्महत्या पर भी सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि IIT खड़गपुर के साथ क्या समस्या है, क्यों वहां ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वकील की ओर से बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ने 10 मेंबर की कमेटी बनाई है, एक काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है, वो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। एक फ़ोन नंबर भी दिया गया है जिन पर कभी भी कॉल किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमले को लेकर छपी मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा है कि इस मीडिया रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं वो परेशान करने वाले हैं। हर रोज सैकड़ों कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते शहर और इसके बाहरी हिस्से में बच्चे, बुजुर्ग रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वो इसे रिट पिटीशन के तौर पर दर्ज करें और उपयुक्त आदेश के लिए चीफ जस्टिस के सामने रखें। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उनके विचाराधीन विधेयकों पर निर्णय के लिए समय सीमा तय करने के मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर कल सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले केरल सरकार ने याचिका दायर कर रेफरेंस का विरोध किया है। केरल ने अपनी याचिका में कहा है कि जिन 14 बिंदुओं पर रेफरेंस में स्पष्टता मांगी गई है, उसमें से 11 बिंदु तमिलनाडु मामले में फैसले में स्पष्ट हो चुका है। केंद्र ने तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कोई याचिका दाखिल नहीं की, इसलिए उसे ही अंतिम माना जाना चाहिए। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र और सभी राज्यों को 29 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा था। नई शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव आया है। ये केवल एक शिक्षा नीति नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की एक साहसिक और समावेशी कल्पना है।
ये नीति सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़कर उद्देश्य आधारित, व्यवहारिक और जीवन मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है। 5 वर्षों में इस नीति के तहत नामांकन, शोध, भाषा आधारित शिक्षा और महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नीति की सफलता इसका प्रमाण है कि भारत अब नई शिक्षा क्रांति की ओर अग्रसर है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि सिर्फ 5 वर्षों में नई शिक्षा नीति बड़े बदलाव का माध्यम बन गई है। एक लेख में उन्होंने बताया कि इस नीति से सफल नामांकन अनुपात यानी GER में वृद्धि, अनुसंधान में प्रगति और छात्रों को उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की ओर ले जाने का रास्ता बना है। बिहार के वैशाली जिले में स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय से स्मृति सप्ताह का 29 जुलाई को लोकार्पण होने जा रहा है। इस बात की जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। सीएम ने बताया कि इस लोकार्पण समारोह में दुनिया भर के करीब 15 देश के बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षु बिहार आ रहे हैं। उन्होंने इसे सभी बिहारवासियों के लिए गौरव का क्षण बताया। 72 एकड़ भूमि पर इस भव्य स्तूप का निर्माण राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किया गया है। इस परिसर का स्वरूप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा बनाया गया है ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को सुखद अनुभूति हो। ये स्तूप बिहार की सांस्कृतिक धरोहर और वैश्विक बौद्ध विरासत का भव्य प्रतीक है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप न केवल वैशाली को वैश्विक बौद्ध मानचित्र पर प्रतिष्ठित करेगा, बल्कि पर्यटन, संस्कृति और रोजगार को भी नई दिशा देगा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक राजकीय स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसी दिशा में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि राज्य सरकार स्कूली शिक्षा को नया मॉडल देने जा रहा है, जिसके तहत अच्छी साइंस की लैब, कंप्यूटर लैब, मॉडर्न एज से जुड़े टेक्निकल लैब होंगे, बहुउद्देशीय हॉल होंगे, साथ ही एक शानदार कैंपस डेवलप किया जा रहा है। सिंभावली पुलिस, नोएडा एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के साझा ऑपरेशन में 50,000 के इनामी बदमाश डब्लू यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। बदमाश के खिलाफ करीब 2 दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वो पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। विभिन्न जनपदों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मृतक हत्या के केस में वांछित चल रहा था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मौके से काफी मात्रा में असला, कारतूस और अन्य सामान बरामद किया गया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 12 जिलों के 40 विकास खंडों में मतदान हो रहा है। इस चरण में 5,033 पदों के लिए 14,751 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वोट देने की अपील करते हुए एक्स पर लिखा, पहले मतदान फिर जलपान। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे योग्य, कर्मठ और जन सेवा के प्रति प्रतिबद्ध प्रत्याशियों का चयन करें जो सशक्त, स्वावलंबी और समृद्ध ग्रामों के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सके। आपका एक एक वोट उत्तराखंड के भविष्य को दिशा देने वाला है। आइए लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और विकसित उत्तराखंड के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएं। यूपी के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित पौराणिक औसनाश्वर महादेव मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के शोक स्तब्ध परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों को समुचित उपचार देने के भी निर्देश दिए। बता दें कि सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच रात 12 बजे के बाद जलाभिषेक शुरू हुआ था। इसी दौरान करीब 2 बजे मंदिर परिसर में अचानक करंट फैल गया, जिससे भगदड़ मच गई।
घटना के दौरान श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच लोग इधर उधर भागने लगे। मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए पहले से ही पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से हैदरगढ़ और त्रिवेंद्रगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि कुछ गंभीर घायलों को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने बताया कि कुछ बंदर बिजली के तार पर कूद गए थे, जिससे तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड पर गिर गया। इसी कारण करंट फैला और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। उषानेश्वर मंदिर के पास में जो हादसा हुआ है आज रात में, उसमें 29 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ लाया गया है और इसके अलावा 9 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्रिवेंद्रगंज लाया गया था, जिसमें कि 2 ब्रॉड डेड थे और 6 लोगों को कोठी ले जाया गया। उनमें से 5 लोगों को यहाँ जिला अस्पताल में रेफर किया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है। सभी का प्राथमिक उपचार करके घर जाने दिया जा रहा है। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद जाने दिया गया है। केवल विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से 5 विक्टिम्स को यहाँ जिला अस्पताल भेजा गया था। उनको भी मैंने देख लिया, सभी की हालत खतरे से बाहर। पंजाब के लुधियाना में देर रात जगेड़ा नहर पुल मलेरकोटला रोड पर महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में कुल 24 से 26 लोग सवार थे। सभी लोग माता नैना देवी के दर्शन करके वापस अपने गांव मानकवाल लौट रहे थे। पिकअप गाड़ी ओवरलोड थी। किसी वाहन को ओवरटेक करते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी नहर में जा गिरी। हादसे में अभी तक 2 बच्चों सहित 4 लोगों के मरने की सूचना है। मरने वाले सभी गांव मानकवाल के रहने वाले हैं। फिलहाल अभी 3 से 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए 1000 से अधिक तीर्थयात्री रवाना हुए। देश भर से तीर्थयात्री यहां मौजूद हैं। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अब तक 3,77,000 से अधिक श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पूरी कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समर्पित प्रयास करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं। 1000 से ज्यादा लोग अभी पवित्र बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जहां बाबा अमरनाथ की यात्रा का बेहतर इंतजाम किया है, वहीं बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी यात्री सुविधाओं में भी काफी वृद्धि की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। कल तक 3,77,000 से ज्यादा लोग अमरनाथ जी की यात्रा पूरी कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में देश भर के श्रद्धालु बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा में भी शरीक होंगे और भगवान भोलेनाथ से देश के कल्याण, जम्मू कश्मीर के कल्याण और अपने कल्याण की प्रार्थना करें। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आज मलेशिया में संघर्ष विराम वार्ता होगी। मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने कहा कि दोनों ही देशों ने शांति वार्ता का हमारा अनुरोध माना है और हमारी मध्यस्थता स्वीकार की है। मलेशिया को उम्मीद है कि जल्द ही क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाएगी। बता दें कि मलेशिया के पास इस समय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की अध्यक्षता का दायित्व है।
प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को थाईलैंड और कंबोडिया में लड़ाई छिड़ने के बाद शांति की अपील की थी और मध्यस्थता की पेशकश की थी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता जिरायू हुआंगसेप ने बताया कि थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फोमथम विचयाचाय मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर कुआलालंपुर जाएंगे और वहां पर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उपायों पर वार्ता करेंगे। जिरायू ने बताया कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री भी मलेशियाई प्रधानमंत्री की मध्यस्थता में होने वाली इस वार्ता में भाग लेंगे। इससे पहले शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के नेताओं से टेलीफोन पर वार्ता करके उनसे लड़ाई खत्म करने के लिए कहा था। लड़ाई जारी रहने पर उन्होंने अमेरिकी व्यापार बंद करने की धमकी भी दी थी। थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने लड़ाई खत्म करने की उनकी सलाह के लिए शुक्रिया कहा है, लेकिन मलेशिया में वार्ता करेंगे। गौरतलब है कि सीमा पर स्थित शिव मंदिर के अधिकार को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई रविवार को चौथे दिन भी जारी रही। दोनों ओर फायरिंग, रॉकेट प्रहार और गोलाबारी जारी रही। इस लड़ाई में अभी तक 34 लोग मारे गए हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़े और ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा हुई है। इस समझौते को ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता करार दिया, जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ट्रंप ने इस मौके पर बताया कि समझौते के अंतर्गत सभी देशों के बाजार खोल दिए जाएंगे और साथ ही यूरोपीय संघ पर सभी क्षेत्रों में 15% टैरिफ लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ईयू अमेरिका से सैन्य उपकरणों की खरीद में भी वृद्धि करेगा। ऊर्जा क्षेत्र में भी यूरोपीय संघ अमेरिका से करीब 150 अरब डॉलर की ऊर्जा खरीद करेगा, जो दोनों पक्षों की आर्थिक सहयोग को मजबूती देगा। इसके अलावा यूरोपीय संघ अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इस डील के तहत स्टील और एल्यूमीनियम पर पहले से लागू मौजूदा शुल्क व्यवस्था जारी रहेगी। चिप्स या सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर अगले 2 हफ्तों के भीतर 232 सेक्शन के तहत नई घोषणा की जाएगी, जो इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी पहल होगी। और आइए देखते कुछ खेल की खबरें। भारत की कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच फीडे महिला विश्व कप फाइनल का टाई ब्रेकर आज खेला जा रहा है। रविवार को दोनों के बीच खेला गया दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा। दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि एक बड़े मुकाबले के बाद दोनों ने ड्रॉ पर सहमति बनाई। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच शनिवार को खेला गया पहला गेम भी ड्रॉ रहा था। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत ने शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की शतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लिया। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 358 रन बनाए थे। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 10 विकेट पर 669 रन बनाए और 311 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन बनाए और मैच ड्रॉ पर समाप्त कर दिया। इंग्लैंड अब भी 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। मौजूदा सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 अगस्त से द ओवल में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने स्पेन को मात देकर यूएफा महिला यूरो 2025 का खिताब अपने नाम किया है। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ, जहां इंग्लैंड ने 3-1 से बाजी मारी। इस मुकाबले में इंग्लैंड के लिए क्लोकेली ने निर्णायक स्पॉट किक पर गोल किया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने अपने खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा की। इस प्रतियोगिता में 1984 के बाद यह पहला मौका रहा जब विजेता का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। और आज सावन का तीसरा सोमवार है। भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। सावन महीने के तीसरे सोमवार के अवसर पर देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए इन तमाम भक्ति के रंगों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।